नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में जीएस में आने वाले मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का अध्याय नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 8 के माध्यम से कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसका नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, आदिवासी बिरसा किस राज्य का था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आदिवासी बिरसा मुंडा जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे। एक बात और जान लीजिए, बिरसा एक जनजातीय नेता था जिसे लोग भगवान मानते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिरसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है वो। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। इनका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। यह एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। 1990 में बिरसा को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते देखा गया था। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों, बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। और देखिए, दीकुओं की गुलामी, दीकुओं से मतलब उनका था अंग्रेजों ने जो उनका क्षेत्र छीन लिया था उससे, और हिंदू जमींदारों द्वारा जो उनकी भूमियों पर कब्जा कर लिया जाता था उससे, और ईसाई मिशनरियों द्वारा जो उनकी जनजातीय परंपराओं की बुराइयाँ की जाती थी उन लोगों से। जो लोग उनकी सभ्यताओं, उनकी परंपराओं, उनकी भूमि पर कब्जा करते थे, उन सभी लोगों को वो लोग दीकू कहते थे। आपका पहला पॉइंट सही है, मुंडा परिवार में हुआ था, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, 1890 में बिरसा को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते देखा गया था। ये पॉइंट आपका सही है, मगर जो समय दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। ये 1895 के पास 95 की बात है। कब की बात है? 1895 की। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि या झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झूम कृषि, झूम खेती या स्थानांतरित कृषि, अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम होता था। देखिए, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। बिल्कुल, जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों को जड़ से काट दिया जाता था। देखिए दोस्तों, पेड़ क्या था, काफ़ी घने होते थे, जिसके कारण धूप जमीन तक नहीं आ पाती थी। तो ये लोग पेड़ों को जड़ से तो काटा नहीं करते थे, मगर क्या था, इनकी डालियों को काट दिया करते थे, जिससे कि धूप सीधे जमीन तक आ सके और फसल उग सके। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, घास फूस जला दी जाती थी और उससे पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क दिया जाता था। ये पॉइंट भी आपका सही है। राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। कुल्हाड़ी और कुदालों से पेड़ों को काटने के साथ ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच दिया जाता था। जिस प्रकार से हलों से ज़मीन को खुरच करके ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लायक बनाया जाता था जिससे बीज छिड़के जा सके, उसी तरीके से कुदालों से और कुल्हाड़ियों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। अगला पॉइंट देखिए, एक बार फसल प्राप्ति के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वह भूमि कई साल तक परती पड़ी रहती थी। जब किसी भूमि पर कृषि नहीं की जाएगी तो उस भूमि में परतें ही जमेंगी। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे के सारे कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ओके दोस्तों, सारे कथन आपके सत्य हैं, ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो असत्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डोंगरीय बंद कबीला या जनजाति कहाँ निवास करती थी? डोंगरीय बंद कबीला या जनजाति कहाँ निवास करती थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। दोस्तों, डोंगरीय बंद कबीला या जनजाति आपकी उड़ीसा में निवास करती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां, जनजातीय लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के शब्दों के अर्थों को सूची से सम्मिलित कीजिए। देखिए, जनजातीय लोगों द्वारा कुछ शब्द प्रयोग किए जाते थे, उनका मतलब पूछ रहा है आपसे। देखिए, परती किसके अर्थ में प्रयोग करते थे? वो परती करते थे वो इसके अर्थ में कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ी गई जमीन जिससे वो उपजाऊ हो सके, उसको वो क्या कहते थे? परती। साल क्या है? साल एक वृक्ष होता है दोस्तों, आज भी है ये वृक्ष, पेड़ होता है, इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत मानी जाती है
और इसकी लकड़ी बरसों तक चलती है। ओके दोस्तों, महुआ क्या है? महुआ भी एक पेड़ है, इसके फूल होते हैं, इसे शराब बनाने के काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, उड़ीसा में रहने वाली जनजाति खोड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खोड़ लोग वन्य उत्पादों को एकत्रित करते थे और पशुओं को शिकार करते थे और उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल सही है, खोड़ लोग वन्य उत्पादों को एकत्रित भी करते थे और पशुओं को शिकार भी करते थे। ओके दोस्तों, और ये लोग उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। ये लोग अकेले शिकार पर निकलते हैं और जो हाथ लगता है उसे दूसरों के साथ बांटते नहीं थे। ये पॉइंट गलत है दोस्तों, ये लोग समूह में शिकार करने के लिए निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे सब लोग आपस में बांट लिया करते थे। साल व महुआ के बीजों के तेल का प्रयोग करते थे, ये बात सही है। बुनकर व चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए ये लोग कुसुम और पलाश के फूल उपलब्ध करवाया करते थे। किसके करवाया करते थे रंगाई के लिए? कपड़ा व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल उपलब्ध करवाया करते थे। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपका दूसरा कथन असत्य है, कथन दूसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग अन्य लोगों का काम करने से कतराते थे एवं मजदूरी करना अपमान की बात समझते थे? खोड़ जनजाति के लोग, डोगरिया जनजाति के लोग, या फिर बेंगा जनजाति के लोग, या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं मैं, मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। ओके दोस्तों, किसकी संतान मानते थे? जंगल की। उनका कहना था कि जंगल की उपज ही जो है, जंगल की जो उपज है उसी पर वो लोग जिंदा रह सकते हैं, और मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ आपका? बेंगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने मध्य भारत की किन दो जनजातियों के बीच समय व्यतीत किया था? खोड़ बेंगा, डोंगरिया गद्दी, खोड़ सांथाल, निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों वेरियर एल्विन ने आपका खोड़ और बेंगा जनजाति के मध्य समय व्यतीत किया था, वो भी 10 साल का समय व्यतीत किया था, जो आपके 1930 से लेकर के वहाँ पर ये लोग 1940 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1930 से लेकर के 1940 तक ये लोग वहाँ पर रहे थे। ये क्या है दोस्तों? दोबारा सुन लीजिए, एल्विन 1930 से लेकर 1940 में मध्य भारत के बेंगा और खो समुदायों के बीच निवास किया था इन्होंने, या रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पशुपालन करने वाली यानी पशुओं को पालने वाली जनजातियों और उनके क्षेत्रों की सूची को सुमेलित कीजिए। देखिए पंजाब में कौन सी जनजाति रहती है पशुपालन करने वाली, ये पूछ रहा है वो आपसे सबसे पहला। तो देखिए दोस्तों, पंजाब में आपकी वन गुज्जर जनजाति है जो पशुपालन करती है। आंध्र प्रदेश में आपकी लवाड़िया जाति के लोग हैं जो गाय भैंसों के झुंडों को पालते हैं। कुल्लू जो है, कुल्लू मनाली जिसे कहते हैं, कुल्लू में आपके गद्दी समुदाय के लोग हैं जो गडरिया है। और कश्मीर में आपके बकरवाल लोग हैं जो बकरियां पालते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपका पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और पहले का पहला आंसर, चौथे का पहला आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ चित्र लगाया हमने, एक ईदन ले जाती एक सांथाल लड़की है, बिहार की है, 1946 का ये चित्र है जो 1947 से गदर हुआ था, उससे 1 साल पहले का। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे उस समय तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ब्रिटिश अफसरों को कौन सी जनजाति के लोग अधिक सभ्य दिखाई देते थे? बेंगा, गौड़, गौड़ सांथाल, डोंगरिया गद्दी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ब्रिटिश अफसरों को गौड़ और संथाल जैसे एक जगह रहकर कृषि करने वाले और जो लोग थे और निवास करने वाले लोग थे, गौड़ और संथाल, ये अधिक सभ्य नजर आते थे, क्योंकि उनका मानना था शिकारी संग्राहक या घुमत्तू खेती करने वालों के मुकाबले ये लोग ज़्यादा सभ्य हैं। ओके दोस्तों, हमने बता दिया कौन लोग ज़्यादा सभ्य नजर आते थे, गौड़ और सांथाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। घुमत्तू खेती के लिए बेवड़ शब्द किस राज्य में प्रयुक्त होता है? हम आपको बता चुके हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या घुमत्तू खेती के लिए कई शब्द प्रयोग होते थे। बेवड़ शब्द के विषय में पूछ रहा है कहाँ प्रयोग में होता है, तो दोस्तों ये शब्द आपका मध्य प्रदेश में प्रयोग में होता है। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सी जनजातीय पशुपालक थी? बेंगा, खोड़, गौड़, सांथाल, डोंगरिया गद्दी, गद्दी, वन गुज्जर। तो अभी आप लोगों को पूरी लिस्ट बताई थी हमने पशुपालकों की, तो गद्दी और वन गुज्जर वो जनजातियाँ थी जो पशुपालन किया करती थी। लिस्ट को दोबारा देख लीजिए अगर आप भूल गए हो तो, इतनी सी देर में ये देखिए पूरी लिस्ट है उन जातियों की। आगे बढ़ते हैं,
अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां, निम्न में से कौन सी जनजाति वन्य उत्पादों को एकत्रित करने और पशुओं का शिकार किया करती थी? बेंगाखोर, गौड़ सांथाल, डोंगरिया गद्दी, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों बेंगा और खोड़ जनजाति वन्य उत्पादों को संग्रह भी करती थी और पशुओं का शिकार भी करती थी। प्रश्न नंबर 14वां, निम्न में से किस जनजाति के लोग एक जगह स्थायी रूप से खेती करते थे? अभी बताया था जिनको अंग्रेज लोग सभ्य मानते थे, कौन से थे वो लोग? गौड़ और सांथाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आदिवासी मुखियाओं के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है वो आपसे। ब्रिटिश प्रशासन में मुखियाओं को कई कई गांवों की जमीन का मालिकाना हक मिल गया था, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई थी। पहले ये लोग छोटे से क्षेत्र पर मालिकाना हक होता था, परंतु उनके पास शासकीय शक्ति हो सकती थी, खुद का निर्णय ले सकते थे, लोगों को अपने निर्णय पर चलवा सकते थे। परंतु अब इस समय तक आते आते इनके पास शासकीय शक्तियाँ छिन गई थी, सारी शासकीय शक्तियाँ ब्रिटिश प्रशासन के पास पहुँच गई थी। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट, इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया था और ज़बरदस्ती उन लोगों से नजराना वसूला जाता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि, इन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेजों का प्रतिनिधि बना दिया गया और उसकी हैसियत से इन लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि आप अपने समूह को अनुशासन में रखेंगे। तो दोस्तों जब ज़बरदस्ती प्रतिनिधि बना दिया जाएगा तो परंपरागत कामों को करने में लाचार हो ही जाएंगे। वही यहाँ पर कह रहा है प्रश्न बिंदु आपका कि समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था और वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश प्रशासन से पहले वे अपने नियम खुद नहीं बनाते थे और ना ही उनके पास खुद की पुलिस हुआ करती थी। ये पॉइंट आपका गलत है। ब्रिटिश प्रशासन से पहले वो लोग अपने खुद के नियम बनाते थे, उनका खुद का कानून वहाँ पर चलता था और उनकी खुद की पुलिस हुआ करती थी। ओके दोस्तों, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त कथनों में से आपका चौथा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 16वां, ब्रिटिश शासकों और झूम काश्तकारों यानी झूमिंग कृषि करने वाले काश्तकारों के मध्य हुए विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर पहला, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब रही, जबकि दोस्तों स्थायी रूप से वो लोग बसना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने पूरा विरोध किया था, क्योंकि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता उस समय पर इतनी थी नहीं उन क्षेत्रों में जो एक ही जगह पर अच्छी मात्रा में फसलों को उपजा सकें। ओके दोस्तों, ये पॉइंट गलत है आपका। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमत्तू खेती यानी कि झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की छूट अंग्रेजों द्वारा दे दी गई थी। देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका कथन दूसरा सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमने लगाया गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। आप लोग बता देते हैं आज भी हमारे भारत में काफ़ी राज्यों में झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है, क्योंकि भूमि को भी देखा जाता है कि भूमि एक बार में कितनी उपज पैदा कर रही है। अगर उपज पैदा नहीं कर रही तो दूसरी जगह पे की जाए कृषि, फिर दोबारा आकर के उस जगह पे की जाए समय के अंतराल में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, ब्रिटिश सरकार द्वारा वन कानून क्या था? वन कानून के तहत आरक्षित वनों में निम्न में से क्या निषेध नहीं था? देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वनों को आरक्षित कर दिया गया था, तो उन वनों के लिए क्या निषेध नहीं था, क्या क्या चीज़ें हो सकती थी उन वनों में? देखिए स्वतंत्र रूप से घूमना, झूम खेती करना, फल इकट्ठा करना, पशुओं का शिकार करना। तो दोस्तों आदिवासियों को तो आरक्षित वनों में घुसने की मना कर दी गई थी, तो वो लोग कैसे स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे? ना झूमिंग खेती कर सकते थे, ना फल इकट्ठा कर सकते थे, ना पशुओं का शिकार कर सकते थे। तो आपका पहला पॉइंट तो दोस्तों टोटली गलत हो ही जाता है। अंग्रेजों की इमारतों के लिए इमारती लकड़ी जरूर वहाँ से एकत्रित की जाती थी, जैसे साल के बताया हमने चीड़ के वृक्ष हुए जिससे अंग्रेजों की इमारतों का निर्माण किया जा सके। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका सही है। प्रश्न नंबर 18वां, ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों में भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगाने के कारण उसका क्या दुष्परिणाम निकला? देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो थे उन्हें भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसका दुष्परिणाम निकला था। देखिए क्या परिणाम निकला वो पूछ रहा है। जंगल सघन रूप लेने लगे और जंगली जानवर बाहर निकलने लगे। तो दोस्तों ऐसा कतई नहीं था कि जंगल सघन रूप लेने लगे हो और जंगली जानवर बाहर निकल के आने लगे हो। ये पॉइंट आपका गलत है, जबकि मेन कारण क्या था? रेलवे के स्लीपर्स जो थे उसके लिए पेड़ों को काटना भी था और उस स्लीपर्स को लाइन बिछाने वाले स्थान तक ले जाना भी था। उसके लिए श्रमिकों का अभाव हो गया था और सस्ते श्रमिकों ने यहीं मिल सकते थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये थी, यानी कि आपका दूसरा पॉइंट सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने क्या करा था, वन कानूनों और जो आदिवासियों के व्यवहार पर लगी पाबंदियों और जो नए टैक्स लगा दिए थे व्यापारी और महाजनों द्वारा उनका जो शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध काफ़ी बार जनजातीय लोगों द्वारा आंदोलन किया गया था। तो उसे सूची से सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोल आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया गया था और आपको बताते चलते लाइन बाई लाइन। देखिए कोल आदिवासी द्वारा आंदोलन आपका 1831 से लेकर के 1832 तक चला था। लिखते जाना आप लोग, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना। दूसरे नंबर पर सीरीज से चल रहा है, ईयर भी देखते जाना 1831 से 1832। और दूसरा जो आपका आया 1855 में चालू हुआ। कौन सा विद्रोह चालू हुआ 1855 में? सांथाल विद्रोह। कौन सा चालू हुआ? सांथाल विद्रोह 1855 में आपका चालू हुआ था। उसके बाद सोंग्राम संगमा का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। किसका विद्रोह प्रारंभ हुआ? सोंग्राम संगमा का विद्रोह। यह आपका 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906। तीसरे नंबर का पॉइंट, 1906 असम में किया था। सोंग्राम संगमा ने विद्रोह किया था 1906 में असम में। उसके बाद दोस्तों कौन सी सन आती है? 1910। 1910 में मध्य भारत में आपका विद्रोह प्रारंभ हुआ। और देखिए 1910 में जो विद्रोह हुआ बस्तर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका बस्तर विद्रोह। चौथे नंबर पर ये वाला विद्रोह आपका प्रारंभ हुआ था। लिखते जाना अपनी कॉपी में। अब देखिए 5वें नंबर का विद्रोह 1910 के बाद कौन सी सन आती है दोस्तों? 1910 के बाद आती है 1930। तो 1930 का विद्रोह हुआ था। कब हुआ? देखिए 1930 का विद्रोह का मध्य प्रांत में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ था, यानी कि इस जगह पर। छठे नंबर पर देखिए, छठे नंबर पर 1930 हो गई आपकी। तो कौन सी सन आएगी? 1940 महाराष्ट्र वाली। देखिए 1940 में कहाँ पर विद्रोह हुआ? 1940 में महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ, जिसे बरली विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बरली विद्रोह के नाम से। टोटली 6 विद्रोह हुए थे, जिसकी लिस्ट हमने आप लोगों को यहाँ दे दी है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है, पहले का छठा, दूसरे का पाँचवा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा और आपका पाँचवें का दूसरा और छठे का पहला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 20वां, रेशम के कीड़े पालने का कार्य कौन सी जनजाति के लोग करते थे? सांताल, गोदारा, बेगा या गद्दी? तो दोस्तों रेशम के कीड़े पालने का कार्य सांताल लोग करते थे। संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट और जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये देखिए भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, जिसमें रेशम का निर्यात बढ़ रहा था। यानी बाहर पहुंचाने के लिए रेशम का निर्यात बढ़ रहा था एवं ईस्ट इंडिया कंपनी इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगी थी। देखिए रेशम व्यापारी क्या करते थे? एजेंटों को बेचकर आदिवासी लोगों को कर्जा देते थे। और वो जो कृमि कोष होते थे, जैसे आजकल मधुमक्खियों को रखने के डिब्बे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी प्रकार उस समय रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके डिब्बे होते थे, वो कृमि कोष कहलाते थे। कृमि यानी कीड़े, कोष यानी कि इकट्ठा करने का डिब्बा। तो उसको एक डिब्बे की कीमत करीबन 3-4 हज़ार रुपये देकर के वो लोग खरीद लेते थे। और जबकि वो वर्धमान व गया में उससे 5 गुनी ज़्यादा कीमत वसूलते थे। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ दोस्तों? आदिवासी जो लोग थे वो बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21वां, बिहार के कोयला खनिकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों 1920 के दशक में बिहार के रानीगंज और झरिया कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। पॉइंट ये गलत है। करीब 25% खनिज जो थे, जो काम करते थे, श्रमिक थे, वो आदिवासी थे। ओके दोस्तों, बिहार और झरिया में जो काम करते थे वो। देखिए 1920 के दशक में देश की अंधेरी और गलघोटू कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। बिल्कुल सही बात है। इन लोगों को जमींदारों द्वारा भर्ती किया जाता था। ये जमींदार उन्हें न केवल बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उनके घर वापस भी नहीं लौटने देते थे। उनके साथ मारा पीटी किया करते थे। दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कथन सत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़ना। इनकी परवरिश बोहेड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। इन्होंने लड़कपन में कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। देखिए वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। बिरसा ने क्या करा था? जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय व्यतीत किया था। जनेऊ भी धारण कर लिया था। शुद्धता पर भी ध्यान देते थे और दया पर भी जोर देते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी जनजाति के लोगों को सफाई व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा था, शराब छोड़ने के लिए भी कहा था, दया की भावना के लिए भी उन्होंने कहा था। यानी ये पॉइंट सही है।
बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे। देखिए चैप्टर में आपको स्वर्ण युग की कल्पना दी गई है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। बिरसा के जो समुदाय के जो लोग थे ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे, जहाँ पर मुंडा जाति के जो लोग थे वो दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आ जाते हैं। ओके दोस्तों, दीकू कौन थे ये आपको बता ही चुका हूँ। और उन लोगों का मानना था कि समुदाय के परंपरागत अधिकार एक बार फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। इस काल्पनिक स्वर्ण युग में वो लोग जी रहे थे, जबकि अंग्रेज प्रशासन के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 23वां, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उस पर विचार करने के लिए कह रहा है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था, बात बिल्कुल सही है। उसने मुंडाओं से कहा कि वे शराब ना पिएं, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोना पर विश्वास ना करें। बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करने का था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा जो भूमि की जो नीतियाँ बनाई गई थी वो उनकी परंपराओं की भूव्यवस्था को नष्ट कर रही थी, और हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे, और जो ईसाई मिशनरी थे वो उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। इसलिए ये आंदोलन और उग्र होता जा रहा था। देखिए 1890 में बिरसा ने आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इस चीज़ का आह्वान तो उन्होंने किया था दोस्तों, परंतु वो सन आपकी 1890 नहीं थी, वो आपकी 1895 थी। कौन सी सन थी? 1895। इस प्रकार आपका चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24वां, बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने 1890 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए 2 साल बाद जब वो छूट के 87 में जेल से लौटने के बाद 2 साल की सज़ा सुनाई गई, और छूटे कब थे वो 1897 में। केस भी चला था, लास्ट में छूटे थे। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था। ओके दोस्तों, सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया था। सारे पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारण अंग्रेज औपनिवेशिक सरकार को कौन से कानून लागू करने के लिए विवश किया गया था? तो दोस्तों इस आंदोलन के जरिए अंग्रेज इस बात के लिए विवश हो गए थे कि वो उनकी ज़मीनों के लिए कानून बनाए। देखिए इसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा ना कर सकें, ऐसा आंदोलन बनाया गया था। जैसे कुछ दिनों पहले 370 धारा जम्मू कश्मीर में थी, तो वहाँ कोई भी लोग जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ओके दोस्तों, ओनली टेंडर या ठेके पर ही ले सकते थे। सेम ऐसा कानून आदिवासियों द्वारा बिरसा मुंडा के आंदोलन से बनवा लिया गया था, और आंदोलन से इन लोगों ने यह भी जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका कथन दोनों ही सत्य हैं, पहला और दूसरा सत्य है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं, और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचाएँ, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों की अच्छी तैयारी हो सके और अच्छा पेपर वो लोग दे करके आएँ। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।